Hello everyone, welcome to the channel Enlightening Word. We are doing the lesson of class 12, that is the last lesson. We have already covered mostly like half of the lesson we have covered in the first part. Now we'll continue the lesson in this video. So in the last class we have discussed that Franz was thinking, and he was very upset that now he has to leave his language, now he has to leave his teacher as well, जिनके साथ वो बहुत ज़्यादा connected था, और वो उनकी सारी strictness, सारी जो उनकी दूसरी बुरी qualities, मतलब जो बुरी चीज़ें थी उनके अंदर, उनको छोड़कर वो उनकी qualities को याद करने लगता है, और वो कहते हैं कि वो उनको बहुत ज़्यादा मिस करेगा. आगे चलते हैं. इन द नेक्स्ट पैराग्राफ अब फ्रांस जो है वो रिलेट कर पा रहा है कि एक्चुअली में अब उसको समझ आने लगा है कि वाई द टीचर इज़ इन स्पेशल क्लोथ्स, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वाज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. तो अब उसको अब समझ आने लग गई है बातें, और अब वो सोच रहा है कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वो सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि जो बैक सीट्स हैं, जो बैक बेंचेस है, वो क्यों भरे हुए हैं, और ये क्यों ये वाले लोग आज प्रेजेंट हैं. क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जिस तरह से मैं सॉरी फील कर रहा हूँ, ये लोग भी सॉरी फील कर रहे हैं, और ये भी इसीलिए सॉरी फील कर रहे हैं कि वो भी स्कूल नहीं गए जब सही टाइम था, जब उनको क्लासेस अटेंड करनी चाहिए थी, तो उन्होंने स्कूल अटेंड नहीं किया. वो अब उनका आज प्रेजेंट होना एक तरह से इट इज़ देयर वे ऑफ थैंकिंग द मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस. मोर्सर हैमल, जिन्होंने 40 ईयर्स बिना किसी इतना हार्डवर्क से इतनी फेथफुली अपनी सर्विस शो करी है, तो ये एक तरह का रिस्पेक्ट है अपने टीचर के लिए भी, और अपनी कंट्री के लिए भी रिस्पेक्ट है दैट अब ये लैंग्वेज हम नहीं पढ़ पाएंगे. सो यहाँ पर एक कहीं ना कहीं एक तरह की फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म भी फील हो रहा है कि वो अपनी कंट्री को लेकर थोड़ा सा पेट्रियोटिक फील कर रहे हैं कि वो अपनी मदर टंग अब नहीं बोल पाएंगे, एंड अपने टीचर को भी, जिन्होंने 40 ईयर्स दिए हैं अपनी सर्विस में, इस टीचिंग फील्ड में, उनके लिए भी, उनको भी एक तरह का ट्रिब्यूट, उनको भी एक तरह की रिस्पेक्ट. सो दैट्स वाई ऑल द स्टूडेंट्स दे हैव कम, all the students, whether they are small और जो ये सीनियर्स हैं पढ़ने आए, सब लोग आए हैं और सब लोग अटेंटिवली उस लेसन को अटेंड कर रहे हैं. While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear, and without one mistake. But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. So यहाँ पर हमारा जो लिटिल फ्रांस है वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है कि वो ये सोच ही रहा था, सडनली उसने देखा कि उसका नेम बुलाया गया है. नाउ इट्स हिज टर्न टू रिसाइट द पार्टिसिपल. एज आई हैव टोल्ड यू दैट आज उनका टेस्ट था, तो अब उसको बुलाया गया है कि अब उसकी टर्न है रिसाइट करने के लिए. उसको पता है दैट ही नोज़ वेरी वेल दैट ही हैज़ नॉट प्रिपेयर द पार्टिसिपल्स वेल. तो अब वो अपने मन में इस चीज़ को इमेजिन कर रहा है कि क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस पार्टिसिपल को बिना रुके वेरी लाउड एंड क्लियरली सुना सकूँ, बिना मिस्टेक किए. क्यों नहीं की मैंने प्रिपरेशन? अगर मैंने की होती तो शायद मैं आज इस टेस्ट में प्राउडली उस चीज़ को सुना पाता और क्लियरली इस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकता, इस पार्टिसिपल को सुना पाता. बट उसके साथ हुआ क्या, व्हेन ही स्टार्टेड नरेटिंग द और रिसाइटिंग द पार्टिसिपल्स, ही गॉट मिक्सड अप. वो कंफ्यूज हो गया, पहले ही वर्ड्स में ही मेड द मिस्टेक. अब उसको इतना ज़्यादा शर्म आई, एक तो वैसे ही वॉज अपसेट आफ्टर लिसनिंग दैट न्यूज़ कि अब ये टुडे इज़ द लास्ट लेसन, और ये सब मिक्स हो गया. इसके साथ उसकी जो वो अपसेट वाली फीलिंग थी वो मिक्स हो गई कि नाउ ही इज़ कन्फ्यूज्ड और ही इज़ वेरी मच एम्बेरेस्ड. कंफ्यूज हुआ पार्टिसिपल्स को लेकर. उसके बाद वो बहुत ज़्यादा एम्बेरेस हो गया कि ये मेरा लास्ट लेसन था, एटलीस्ट मैं यहाँ पर तो पार्टिसिपल्स को क्लियरली सुना सकता था. उसने अपने डेस्क को इतना टाइटली पकड़ लिया, उसको ऐसा लग रहा था कि वो इस डर के मारे, इस उसका जो कॉन्फिडेंस था वो काफ़ी ज़्यादा लैक हो गया था. इस फीलिंग में वो कहीं गिरी ना जाए, तो उसने अपने डेस्क को काफ़ी तेज़ की होल्ड कर लिया. माई हार्ट बीटिंग, उसका हार्ट बहुत तेज़ बीट कर रहा था. ही वॉज फीलिंग वेरी मच नर्वस, और he was not able to look up into the eyes of his teacher. Now the next paragraph
I heard Marcel Hamel say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, wow, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow. And now you see where you have come out. Ah, that's great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language. But you are not the worst, poor little Franz. We have all a great deal to reapproach ourselves with. This paragraph is very, very important, and the speech of Marcel Hammer is very important, where he was telling to Franz that Franz, I will not scold you. उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम ऑलरेडी बहुत बुरा फील कर रहे हो. इट इज़ देयर, इट इज़ विजिबल एट योर फेस. मुझे समझ आ रहा है कि तुम कितना बुरा फील कर रहे हो, लेकिन ऐसा ही है. सी हम हर बार उस चीज़ों को एवरीडे हम अपने आप को कहते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है इस चीज़ को करने का, और हम कल पर टाल देते हैं. जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था थीम में कि हम कल पर एक चीज़ को डालते रहते हैं, एंड सी उसका रिजल्ट हमें कहाँ लेकर आया. जब वो चीज़ हमसे चली जाती है तो हम उतना ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं, और आज हमारे साथ यही हो रहा है. एंड दिस इज़ नॉट द प्रॉब्लम ऑफ वन इंडिविजुअल, इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ एंटायर एल्साशे डिस्ट्रिक्ट. वो कह रहे हैं एल्साशे में सब लोग ऐसे हैं, हम सब लोगों की आदत है कि हम अपनी लर्निंग को कल पर डालते हैं. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू. अब जो फेलोज का मतलब यहाँ पर है कि वो प्रूशिया के यानी कि जर्मन के लोगों की बात कर रहे हैं कि वो अब उन लोगों को पूरा राइट है, वो हमसे बोल सकते हैं दैट यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी फ्रेंचमैन. और ऑन वट बेसिस यू आर प्रिटेंडिंग टू बी फ्रेंचमैन, हाउ कैन यू फाइट फॉर योर राइट्स. वो कह रहे जर्मन वाले हमें बोल सकते हैं और डेफिनेटली बोलेंगे कि तुम सिर्फ फ्रेंच होने का नाटक करते हो, यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी फ्रेंचमैन. किस तरह के फ्रेंच के लोग हो तुम, व्हेन यू कैन नीदर स्पीक एंड नॉट राइट योर ओन लैंग्वेज. जब तुम अपनी खुद की लैंग्वेज ही नहीं बोल सकते हो, अपनी ही लैंग्वेज को ढंग से लिख नहीं सकते हो, तो ऑन व्हाट बेसिस यू आर सेइंग दैट यू आर अ फ्रेंचमैन. तो इस चीज़ को भी सुनकर सब लोगों को बहुत बुरा लगा. वो एंड देन मार्सेल हैमल इज सेइंग कि दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट वी डोंट हैव द राइट टू फाइट फॉर आवर लैंग्वेज, क्योंकि हमें अपनी लैंग्वेज ढंग से आती ही नहीं है, इसलिए वो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे और हमें बोलेंगे दैट वी आर जस्ट प्रिटेंडिंग. बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस. बट तुम इस चीज़ में अकेले नहीं हो. वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवर सेल्फ विद. रीअप्रोच मतलब हमें सबको ही अपनी गलतियों को समझना चाहिए. हम सब ने ही कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक की है इस लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस ना देकर. नाउ इन ऑन द सेम पेज इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, अब जब मार्सेल हैमल ने ये बोला कि आप ही गलत नहीं हो फ्रांस, देयर आर मेनी अदर पीपल एंड वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच. तो जब वो ये बात कर रहे हैं तो और कौन ऐसे लोग हैं जिनको ब्लेम किया जा सकता है. तो उसने यहाँ पे बात की दैट योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न. दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी. And I have been to blame myself. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you holiday? Now here Marcel Hamel is highlighting the aspects, highlighting the reasons why they all are some or the other way wrong and they all have made mistakes. तो वो यहाँ पे फ्रांस के पेरेंट्स को सबसे पहले ब्लेम करता है दैट your parents were not at all interested in sending you to school, rather they prefer you to put on the farm. वो तो कहते थे कि तुम फार्म पर जाकर काम करो ताकि तुम थोड़े से पैसे अर्न करके ले आओगे और हमारी इनकम जो है वो कुछ और अच्छी हो सकेगी. वो तो तुम्हें थोड़े पैसों के लिए तुम्हारी एजुकेशन भी तुमसे छुड़वा रहे थे या तुम्हें बोल रहे थे दैट यू शुड नॉट गो टू स्कूल. और मैं भी बहुत गलत हूँ, मैंने भी तुम्हें फ्रांस कितना निगलेक्ट किया है, मैंने भी तुम्हें अपने पर्सनल कामों के लिए कितनी बार भेजा है, लाइक टू वाटर माई फ्लावर्स, या मैं तुम्हें खुद बोलता था कि ये छोटे मोटे काम कर दो मेरे. और ऐसा नहीं होता था कि मुझे जब फिशिंग पे जाना होता था अपने ओन डिज़ायर्स के लिए मैं तुम लोगों को छुट्टी दे देता था और मैंने भी कभी इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया. सो हेयर मार्सेल हैमल इज़ एक्चुअली फीलिंग गिल्टी एंड वो रियलाइज़ भी करवा रहे हैं साथ साथ में कि इट्स नॉट ओनली one's mistake, we all are wrong and we all have some or the other way failed to show the respect to our mother tongue, and it's too late now because they have taken the rights to speak, they have taken the right to speak the mother tongue from us and we can't do anything now. Moving on to the next paragraph. Then from one thing to another Marcel Hamel went on to talk of the French language. अब इन सब चीज़ों को छोड़कर he finally started talking about the French language, saying that it was the most beautiful and
beautiful language in the world, the clearest and the most logical, that we must guard it among us and never forget it. तो वो कहते हैं कि एक्चुअली में फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इस वर्ल्ड की, काफ़ी क्लियर है और काफ़ी लॉजिकल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है इसको समझना, एंड हम लोगों को इसको गार्ड करना चाहिए था. वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट. हमें इसको बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज अब ध्यान से सुनना ये लाइन, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. सो वो बोल रहे हैं कि जब भी लैंग्वेज को हमें, अपनी जो मदर टंग है स्पेशली, हमें उसको गार्ड करना चाहिए, क्योंकि जब भी हमें कोई भी एनस्लेव करता है, कोई भी बंदी बनाता है, तो हमारी लैंग्वेज ही है जो उसकी दैट एक्ट एज ए की टू दैट प्रिजन. प्रिजन मतलब जो हमें बंदी बनाया गया, उसको खोलने का हमारी लैंग्वेज ही एक सबसे इम्पॉर्टेंट रास्ता है, एक इम्पॉर्टेंट की है जिससे हम उसको खोल सकते हैं. द मोर वी नो अबाउट इट द बेटर वी कनेक्ट विद इट. आप जितना अपनी लैंग्वेज को जानोगे उतना ज़्यादा आप उससे कनेक्ट हो पाओगे. मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे इंडियंस को जब ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बनाया था, तो इंडियंस ने फाइट करने में एक्चुअली में लैंग्वेज का बहुत बड़ा यूज़ किया है अपनी लैंग्वेज को. हमारे इंडिया में वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को फॉलो किया जाता है, मतलब काफ़ी भाषाएं बोली जाती थी, काफ़ी लैंग्वेजेस बोली जाती थी. तो लोगों को अवेयर करने के लिए सब इंडियंस ने मिलकर कि ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली हमारे साथ क्या किया है और इंडिया के लिए हमें क्यों लड़ना चाहिए, ये सारी की सारी फीलिंग्स उन्होंने अपने राइटिंग्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाई. सब अपनी अपनी लैंग्वेज में, जिनकी जो मदर टंग थी उसमें वो लिखा करते थे. और यही एक रीज़न है कि हम ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं हरा पाए. इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को एक्चुअली में कंट्री से दे हैव सेंड देम ऑफ. सो यहाँ पर भी जो मार्शल हैमल है वो यही समझाना चाह रहे हैं कि जब तक आपकी लैंग्वेज पर आपका कंट्रोल नहीं है, तो देयर इज़ नो की सो दैट यू कैन ओपन दिस प्रिजन. आप इस प्रिजन को खोल ही नहीं सकते हो. Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. अब फ्रांस यहाँ पे बात करता है कि ये सब होने के बाद जब उन्होंने लेसन शुरू किया मार्शल हैमल ने, तो आज मार्शल हैमल की पढ़ाने का तरीका सबसे अच्छा था. वो कह रहे कि फ्रांस ने कहा कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आज मुझे एक एक वर्ड इस लेसन का समझ आया है. शायद वो वैसे ही पढ़ाते हों, लेकिन मैंने ही कभी ढंग से नहीं सुना, मैं ही हमेशा क्लास में लॉस्ट रहता था. और ये भी रीज़न पॉसिबल हो सकता है कि जब हम सुनते थे तो मार्शल हैमल जो है वो ढंग से या इतने पेशेंस से उन्होंने हमें कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads in one stroke. One stroke मतलब एक ही बार में. उसको ऐसा लगा था मार्शल हैमल want to share all the information what he had with him, कि उनके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, जितना वो पढ़ा सकते वो आज उस एक क्लास में पढ़ाना चाहते थे. ऐसा एक्चुअली में दिख रहा था, ऐसी वाइब्स आ रही थी कि मार्शल हैमल भी जितने अच्छे से, जितनी सीरियसली और डेडिकेटेडली उस चीज़ को पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था कि वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक ही बार में हमारे दिमाग में दे देना चाहते थे. वो चाहते थे कि हम जितनी ज़्यादा फ्रेंच हो सकता है वो उस समय उनको पढ़ा दें. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. आफ्टर ऑल द ओरल लेसन्स, नाउ दे हैव टू प्रिपेयर अ लेसन इन राइटिंग. दैट डे मार्शल हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस and written in beautiful round hand, France Alsace. तो वो बोल रहे हैं कि अब हमारी राइटिंग लेसन की बारी थी और आज मार्शल हैमल हमारे लिए न्यू कॉपीज़, न्यू नोटबुक्स लेकर आए थे जिनके ऊपर लिखा हुआ था बहुत ही ब्यूटीफुल कर्सिव हैंड राइटिंग में France Alsace. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. अब फ्रांस कहता है कि जब उन्होंने नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूट की मार्शल हैमल ने, तो ऐसा लग रहा था कि द एंटायर क्लासरूम वॉज फिल्ड अप विद द फ्लैग्स ऑफ फ्रांस. ये जो नोटबुक्स थी उनके ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ था वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि फ्रांस के छोटे से फ्लैग्स हों और पूरी क्लास जो है वो फ्लैग से भर गई है. वो बाद में ये भी कहते हैं कि एवरीबडी वॉज सेट टू वर्क. किसी ने कोई भी डिस्ट्रैक्शन शो नहीं की, कोई भी आज एक पिन पॉइंट
पिन ड्रॉप साइलेंस है क्लास में, एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, इतना ज़्यादा शांति तो आज से पहले कभी भी नहीं थी. दे ऑल वर रेडी टू लर्न. सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, वो पढ़ाना चाहते थे और बच्चे जो है वो पढ़ना चाहते थे. द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. अगर क्लास में कोई आवाज़ आ भी रही थी तो वो सिर्फ हमारे पेन चलने की आवाज़ आ रही थी, अदरवाइज इट वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस ऑल ओवर इन दी क्लास. Once some beetles flew in. beetles एक तरह का इंसेक्ट होता है छोटा सा, तो बीच में ऐसा हुआ कि beetles आ गए थे, लेकिन nobody paid attention to them. ऐसा होता है ना कि जब टीचर पढ़ा रही होती है, हमारे टाइम पे भी हुआ था इन चाइल्डहुड टाइम्स व्हेन जब हम पढ़ते थे क्लास में, तो ऐसा होता है कि कोई भी अगर हनी भी आ गया या कुछ भी आ गया ऐसा, तो क्लास कितना ज़्यादा शोर मचाने लग जाती है, टीचर्स को भी नहीं पढ़ाने देते हैं. लेकिन यहाँ पर क्योंकि आज एक नॉर्मल रेगुलर डे तो नहीं है, तो यहाँ पर बच्चे बीटल्स के आने पर भी उन्होंने बिल्कुल जो है क्लास के स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए. नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन. नाउ हियर द लिटिलेस्ट वन आर द पिजन्स. वो यहाँ पे बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पे सबसे लिटिल वन है, पिजन की बात कर रहे हैं. अदरवाइज पिजन उनके आने से काफ़ी ज़्यादा जैसे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कभी कभी खा भी जाते हैं उन बीटल्स को. तो आज वो littlest one, that is pigeons, they are also didn't pay any attention to them, who worked right on the tracing their fish hooks as if that was French too. अब fish hook का मतलब क्या है? the shape of the claw of the pigeon. pigeon की जो claws की shape होती है वो fish hook की जैसी होती है. फिशिंग के लिए जो हुक हमें चाहिए होती है उसकी भी शेप वैसी ही होती है जैसे पिजन के हुक की होती है. सो यहाँ पर फ्रांस ये कह रहा है कि वो इतना ज़्यादा बिजी थे अपने आप को ट्रेस करने में, कुछ ना कुछ अपने क्लॉज के साथ कुछ ना कुछ स्क्रैचिंग कर रहे थे, as if they are also writing something in the French. On the roof, the pigeon cooed very low. Cooed means the voice of the pigeon. And I thought to myself, very important line, will they make them sing in German, even the pigeons? कितना innocent बच्चा है और फिर भी इतना deep thought उसने यहाँ पे बोला कि हमें तो ठीक है, बट क्या वो इन पिजन्स को भी जर्मन में बोलने के लिए या जर्मन में कू करने के लिए फोर्स कर सकते हैं? Is there any different language for the animals and birds also? So it's very important that we generally forget, being a human, that what is the essence of life. हम ये भूल जाते हैं ह्यूमन बींग्स के होते हुए. तो यहाँ पे फ्रांस हमें एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है कि ये जो सब चीज़ें हैं, जो वायलेंस है, ये जो ब्रुटैलिटी है जो हम शो कर रहे हैं लोगों के लिए, जो हम एक तरह से इविल फीलिंग्स रख रहे हैं, जो बैड फीलिंग्स रख रहे हैं, वो सिर्फ ह्यूमंस तक ही रह सकती हैं. हम एनिमल्स को तो ये चीज़ें नहीं सिखा सकते, वो तो नेचर का पार्ट है, वो तो नेचुरली जैसे बोलते हैं वैसे ही बोलेंगे. सो विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स ऑल्सो? सो हियर द फ्रांस इज आस्किंग क्वेश्चन विच मेड एवरीबडी थिंक कि एक्चुअली में ऐसा भी कर सकते हैं ये लोग. Moving on to the next paragraph, whenever I looked up from my writing, I saw Morsley Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. एक्चुअली अब यहाँ पर फ्रांस क्या बोल रहा है कि जैसे ही लिखते लिखते हल्का सा उसका ध्यान मॉर्सेल हैमल के ऊपर जाता था, तो वो दिखता था कि वो बिल्कुल मोशनलेस, एकदम स्टिल स्टैचू की तरह बैठे हैं अपनी चेयर में, और कभी एक चीज़ को एंड कभी दूसरी चीज़ को स्टेयर कर रहे हैं. गेजिंग मतलब देख रहे हैं अच्छे से, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, जैसे वो अपने साथ इस रूम की सारी मेमोरीज़ को, सबको अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते हैं. जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जैसे जो स्कूल में जैसा जहाँ पर है, वो बस चाहते हैं कि वो इतना ज़्यादा अटैच है इस प्लेस से कि वो चाहते हैं कि मैं अपनी सारी चीज़ों को अपने माइंड में फिट कर लूँ, अपने माइंड में कहीं ना कहीं आई वॉन्ट टू कैप्चर ऑल दीज मेमोरीज. Fancy for 40 years he had been there in the same place. वो कहता है oh my god, मतलब France was thinking 40 years is not a small time. 40 years he had been there in the same place. तो अटैचमेंट तो बहुत ही हो जाएगी, और ये बहुत नेचुरल है कि उनको काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है इस प्लेस से. विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और ऐसा था कि स्कूल के बाहर ही आई टोल्ड यू जैसे उनका गार्डन है और वो वहीं रहते थे, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, एंड 40 ईयर्स से वो एक ही चीज़ देख रहे हैं, कुछ नहीं बदला है. वो कह रहा है फ्रांस इज सेइंग ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, मतलब इतने पुराने हो गए हैं कि उनके ऊपर रूलर्स मारते मारते और बच्चों के बीटिंग से वो डेस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुके हैं, वो उतनी रफनेस नहीं रही है उसमें, और शाइन भी चली गई है उनकी, क्योंकि 40 ईयर्स हो गए हैं और फर्नीचर अभी तक चेंज नहीं हुआ था. जो वॉलनट ट्रीज़ थे उनके गार्डन में, वॉलनट एक तरह का ड्राई फ्रूट होता है, अखरोट जिसको कहते हैं, अब वो भी ट्रीज़ जो है वो काफ़ी बड़े हो गए हैं. एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अपॉन द विंडोज टू द रूफ. अब क्या होता है, होप वाइन एक तरह का क्रीपर है, ये ग्रो करता रहता है जैसे मनी प्लांट ग्रो करता है,
तो वो अब इतने सालों में इतनी बड़ी हो गई है कि उनको वो होप वाइन जो कि ग्राउंड पे थी पहले, उसको वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि उन्होंने अपनी पूरी विंडो के आसपास उसको अच्छे से कवर किया हुआ है और उसको रोल किया हुआ है. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन. इन सब चीज़ों को छोड़ के जाना उनके लिए कितना मुश्किल होगा. इन सब के साथ साथ पीछे से नॉइज वॉज कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड वेयर इट वॉज, मतलब इट इज़ क्लियर दैट हिज सिस्टर, जो बिल्कुल उनके घर के ऊपर ही रहती थी, द रूम अबव द क्लासरूम, पैकिंग देयर ट्रंक्स बिकॉज दे आर लीविंग फ्रांस, दे आर लीविंग द कंट्री नेक्स्ट डे. और वो नेक्स्ट डे उस चीज़ को छोड़ के जा रहे हैं. साथ में उनको उस चीज़ का भी दुख है कि वो पैकिंग हो रही है. उनको इस चीज़ का भी दुख है कि अब मैं ये चीज़ें दोबारा नहीं देख पाऊँगा, ये सराउंडिंग्स दोबारा नहीं देख पाऊँगा जहाँ पे मैंने अपने 40 years लाइफ के स्पेंड किए हैं. Now we will cover the rest of the lesson in the next part. Stay tuned for the next video.